के बीच में वक्त रहता है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम शुरुआत करें उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आप अपने फ़ोन्स को साइलेंट पे कर लें, क्योंकि स्विच ऑफ तो करना मुश्किल है थोड़ा सा तो साइलेंट पे कर लें तो थोड़ा सा हम लोगों की बातचीत में वो रहेगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप लोग मेरे ख्याल से पढ़े होंगे नैयर मसूद के, यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, जो आए होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमसे भी कोई गलती हो ज़रूर होगी गलती, इसके लिए आप लोग हैं, हम लोग साथ में बात करेंगे अभी। याद के चांद का ये हमारा एक पहला एपिसोड है, आगे भी हम इसको और लेके जाएंगे। फ़ोन को साइलेंट पे करना मुझे भी है। तो सबसे पहले टिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में यहाँ पे आने के लिए। तो अगर हम शुरुआत करें नैयर मसूद, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, कि वो आप उनके बारे में अगर बात करना चाहते हो एज इंट्रोडक्शन, आप नैयर मसूद के बारे में आप क्या बात कहना चाहेंगे? शख्सियत। अच्छा, शख्सियत के हवाले से जी। तो उन्होंने अपने बारे में बताया वही हम दोहरा सकते हैं कि उन्होंने हमेशा इस बात का बड़ा शुक्र मनाया और कहते थे कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी ये बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ इल्म का और लिखने पढ़ने का बहुत रवाज था। उनके वालिद यानी हमारे दादा प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, उनकी शख्सियत और उनकी इल्मी हैसियत, उस लिहाज से हमारे वालिद साहब हमेशा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। घर में एक बड़ा किताबों का कलेक्शन था, अभी तक है वो पूरा कलेक्शन। आपके दादा का? हाँ जी। तो वो असल में पहले जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसमें उर्दू डिपार्टमेंट और फ़ारसी डिपार्टमेंट, इसके वो पहले जब पहला बना है ये डिपार्टमेंट, तो उसमें वो पहले लेक्चरर एज अ लेक्चरर पहले आए। फिर वहीं से लेक्चरर होते हुए उन्होंने वहीं से एमए किया, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, प्रोफेसर हो गए वहीं। तो पहले ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही थे, उर्दू डिपार्टमेंट और फ़ारसी डिपार्टमेंट। फिर बाद में वो अलग हो गए, उर्दू डिपार्टमेंट और फ़ारसी डिपार्टमेंट। फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब भी उसी यूनिवर्सिटी में उसी डिपार्टमेंट में पर्शियन लैंग्वेज, हाँ, उनका भी पर्शियन डिपार्टमेंट में ही हो गया, वो भी वहीं पढ़ाने। अच्छा, आपके दादा पे अगर बात करें तो अभी हम लोग शायद बात भी कर रहे थे, जिक्र करते कि उनका एक किताबें उन्होंने इकट्ठा करने का एक कलेक्शन, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जिक्र करें कि कैसे? हाँ, तो हमारे दादा की असल में पैदाइश हुई बहराइच में, यहीं से करीब है। फिर बचपन में ही आगे वो यहाँ से करीब गांव ऐसा है न्योतनी, लखनऊ और उन्नाव के रास्ते में। हाँ, उन्नाव के रास्ते में न्योतनी, वहाँ उनके वालिद ने हमारे परदादा वो हकीम थे, तो वो न्योतनी में आ गए और हमारे दादा का बचपन न्योतनी में ही गुजरा। लाइक 10-12 बरस तक वो न्योतनी में रहे। उसके बाद वो लखनऊ आ गए पढ़ने के लिए हमारे दादा, फिर यहीं तालीम पूरी हासिल की। तो ये वो पीरियड है जब लखनऊ में पुराना वक्त देखे हुए लोग मौजूद थे। पुराना वक्त यानी कि ऐसे लोग उस वक्त थे लखनऊ में जिन्होंने वाजिद अली शाह, जो अवध के आखिरी बादशाह, वो वक्त थोड़ा सा उसका एकदम ख़त्म हो रहा था, लेकिन वो उन्होंने देखा था। तो ट्रांजिशन पीरियड का भी शायद वो बहुत क्रूशल टाइम पीरियड था। और हमारे दादा का ये 2 मेन सब्जेक्ट थे, अवध, वाजिद अली शाह अवध, और मरसिया खानी जिसमें मीर अनीस। तो वो भी टाइम पीरियड, मीर अनीस और वाजिद अली शाह एक ही टाइम पीरियड है। तो बहुत से लोग उनको ऐसे भी मिले जिन्होंने मीर अनीस को देखा था, मीर अनीस को मजलिस में मरसिया पढ़ते हुए सुना था। और वो उस वक्त एकदम ज़ईफ़ लोग थे, लेकिन थे जी एकदम। तो उस वक्त उनको ये ख्याल आया कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, ये सी जो मेमोरीज़ हैं और इन लोगों के पास जो चीज़ें हैं। और फिर चूँकि अवध में बादशाह ख़त्म हो गई,
और पूरा सरपरस्ती का निज़ाम, पेट्रोनेज सिस्टम, वो पूरा ख़त्म हो गया। तो जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ये सब बहुत, इनकी कोई आमदनी ऐसे जॉब तो करते नहीं थे कि वो एक ऑफिस में भी जॉब है और फिर खाली वक्त में शायरी कर रहे हैं, तो उनका फुल टाइम काम है। तो उनके लिए पेट्रोनेज सबसे ज़रूरी चीज़ है, वरना वो कैसे कर पाएंगे। तो जो पुराने बेचारे मरसिया खान शायर और आर्टिस्ट, उनकी बहुत एक तरह से फाइनेंशियल बहुत नीचे चला गया। अभी भी शायद वो उसी या और कम, अब तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, अब बिल्कुल वो हमारे समाज में है नहीं वो। लेकिन उनके दादा के ज़माने में वो लोग मौजूद थे, बहुत मुफलिस थे, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि ओके ये मिर्ज़ा दबीर के शागिर्द हैं, ये मीर अनीस के शागिर्द हैं। तो उस तरह से आप ट्रेस कर सकते थे। तो हमारे दादा ने बहुत मेहनत करके उन लोगों के पता लगाया, उनके घरों में गए और वहाँ से पुरानी बयाज़ें, मखतूते, मैनुस्क्रिप्ट्स, ये सब उन्होंने घरों में जा के बहुत उसके लिए मेहनत की। और इस तरह के घर में खुल के लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तो इतना रिच है, लेकिन अभी गुर्बत की वजह से कितने इस हालत में नहीं है कि वो खुल के बता सके कि हाँ मेरे दादा ये थे और वो थे। तो उनसे किस तरह से बात की जाए, उनसे किस तरह से उनको अप्रोच किया जाए, वो सबसे मुश्किल काम होता है। और फिर उनके यहाँ की चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो ये सब बहुत ही नाजुक चीज़ें हैं। तो दादा ने इस पर बहुत मेहनत की, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गलियों में लखनऊ की वहाँ बताते थे, बाहर खड़े में, अंदर तो औरतें घर के अंदर तो जा भी नहीं सकते, और वहाँ गए खटखटा के बताया कि मैं मसूद हसन रिजवी हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ये। खैर धीरे धीरे करके आप अपनी अलमारी खोलिए, देखिए संदूक खोलिए, उसमें कुछ होगा, तोशक देखिए, उसके नीचे देखिए वहाँ शायद कुछ दबा हुआ है, कोई बयाज है, कोई कागज़ का टुकड़ा है, वो निकाल के दीजिए। तो बरसों की मेहनत करके उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन जी हो गया उनके पास, मरसिए के हवाले से और अवध की हिस्ट्री के हवाले से और ख़ुद वाजिद अली शाह के हवाले से। तो जिस वक्त हमारे दादा काम कर रहे थे उस वक्त तक, अभी तक है अच्छा खासा, कि वाजिद अली शाह की एक इमेज जो है वो बिल्कुल ठीक इमेज नहीं है। तो हमारे दादा ने एक प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने वाजिद अली शाह पर एक पूरा लेक्चर दिया और उनकी एकेडमिक लाइफ पर, उनके कैसे वो राइटर थे, पोएट और राइटर दोनों, प्रोज और पोइट्री दोनों के लिए। और एक मेज़ पर वाजिद अली शाह की किताबें रख दी थी उन्होंने, और कहते हैं कि वाजिद अली शाह की 100 से ज़्यादा किताबें हैं जो ख़ुद वाजिद अली शाह ने लिखी हैं, और मैंने मेहनत करके इतने दिन में 60 किताबें जमा कर ली हैं, और ये वो 60 किताबें हैं। तो पूरे ऑडियंस एकदम शॉक के ये 60 किताबें, 60, मतलब एक बादशाह की, वाजिद अली शाह की, ये सब उनकी खुद की लिखी हुई हैं किताबें। तो ये हमारे दादा के ज़माने तक ये सूरत थी। वो कलेक्शन आपके पास अभी भी? हाँ, वो कलेक्शन अभी तक हमारे घर पर है वो जी। तो उस माहौल में हमारे वालिद साहब रहे, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें वो भी हासिल कर रहे थे, वो भी देख रहे थे, और उन्हीं चीज़ों पर उन्होंने भी काम आगे किया। तो उनका भी मरसिया एक अहम मौजू था वालिद साहब का। मरसिए पर काम किया और अवध की तारीख़ पर काम किया, वाजिद अली शाह पर काम किया। तो ये उनका एक तरह से बैकग्राउंड है। लेकिन उसमें एक फ़नी नहीं, एक आयरनी ये भी है कि हमारे दादा नहीं चाहते थे कि
हमारे पापा मतलब इधर रिसर्च उर्दू फारसी यहाँ अच्छा आए। वो क्या चाहते थे, क्यों? कोई सिविल सर्विस में जाए कि उसमें एक सिक्योर लाइफ है, अच्छी जिंदगी है। क्योंकि हमारे दादा ने बहुत स्ट्रगल देखा। जब वो 11 साल के थे तो उनके पापा का इंतकाल हो गया, तो बहुत ज़्यादा गुर्बत में उन्होंने पढ़ाई की और हाई स्कूल करने के बाद कचहरी में नौकरी की। के दादा ने? हाँ, हमारे दादा ने कुछ पैसे के लिए और फिर स्कॉलरशिप मिली, उससे पढ़ाई की। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे किसी तरह का स्ट्रगल देखें। तो सबके लिए चाहते थे कि तुम लोग सिविल सर्विस में जाओ। लेकिन हमारे पापा को बिल्कुल भी शौक नहीं था, खास तौर से वो वाली नौकरियां जिसमें ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर हम नहीं हो सकता, वो तो हमेशा घर के अंदर रहने वाले आदमी। तो खैर उसमें हमारी दादी खुद तो नहीं कह सकते थे दादा से कि भाई हमें ये वाली जॉब नहीं करना है, हमें उर्दू फारसी में रहना है। तो दादी ने कहा कि भाई वो लड़का चाहता है कि हम उर्दू में रहें। तो इस तरह से ये उर्दू और फारसी लाइन में आ गए हमारे पापा, और उन्हीं चीज़ों को हमारे दादा की कुछ चीज़ों बुक्स का ट्रांसलेशन और कुछ उसका भी काम किया नैयर मसूद साहब ने? फारसी कहानियों के बहुत तर्जुमे किए, ट्रांसलेशन फारसी कहानियों के। हाँ, और ना बस फारसी के ही ट्रांसलेशन। एक ट्रांजिशन है नैयर मसूद साहब का कि एक रिसर्च स्कॉलर और टीचर लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में एक राइटर। हाँ, तो वो ट्रांजिशन फेज के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, कैसे वो एक ट्रांजिशन कभी था ही नहीं वो। तो हमेशा लिखा उन्होंने। लेकिन एक तो वो हमारे पापा बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस आदमी थे, एक्सट्रीमली कॉन्शियस। तो जितने लोग भी उनसे मिले हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अरे नैयर साहब बहुत रिलैक्स और बहुत जॉली नेचर के, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये इतने पढ़े लिखे और ऐसे हैं, ऐसी कहानियाँ लिखने वाले। तो वो एक्सट्रीमली कॉन्शियस, तो अपने कॉन्शियसनेस पर भी वो बहुत कॉन्शियस थे कि ये कहीं से दिखाई ना दे कि मैं कॉन्शियस हूँ। और उसमें वो कामयाब रहते थे, लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये कॉन्शियस आदमी है, लेकिन वो बहुत कॉन्शियस। उनकी राइटिंग्स में बहुत कॉन्शियस राइटिंग है, लेकिन उस पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की कि वो राइटिंग लगे कि बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, लेकिन है वो कॉन्शियस। तो उसकी वजह से उन्होंने अपना फिक्शन देर में एक्सपोज किया। लिख रहे थे बहुत पहले से और बहुत उसके बारे में सोच रहे थे कि कैसा लिखना है, फिक्शन कैसा लिखना है। क्योंकि उस ज़माने में वो दौर है ना तरक्की पसंद वाला, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, कि जो भी आप लिखें उसका कोई मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि बस एक कहानी हो गई, क्यों कहानी लिखी है, बस हमारा दिल चाह रहा था, बस एक कहानी। तो प्रोग्रेसिव राइटर से ये एक मेन कहता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेसन होना चाहिए, समाज को सुधारने की कुछ तो हो उसमें। तो हमारे पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। वो भी वही कॉन्शियस की वजह से कि वो मकसद हो लेकिन सामने ना हो। तो उनकी हर राइटिंग में एकेडमिक राइटिंग, उनकी फिक्शन राइटिंग, उनकी पर्सनालिटी, उनके कपड़े, उनके बोलने के अंदाज, हर चीज़ में उनका ये है कि बहुत कॉन्शियस कि इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है और बिल्कुल दिखाई ना दे कि इसको हम कॉन्शियसली प्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसलिए उनको फिक्शन में बहुत देर लगी, इन द सेंस कि बहुत देर में छपवाना शुरू किया। लिख तो रहे थे बहुत पहले से। तो 2 कहानियाँ उन्होंने साथ में लिखना शुरू की, मतलब आगे पीछे ही से। तो नुसरत और ओझल, तो उसमें नुसरत पहले छपी शबकून में। तो वो तो कई जगह छप चुका है उनका किस्सा, वो वाला कि
शम्सुल रहमान फारूकी, उनका रिसाला निकलता था शब खून, तो उसके लिए उन्होंने अपनी कहानी दी। तो बताया उसके जो एडिटर थे शम्सुल रहमान फारूकी साहब कि ये एक फ़ारसी में किसी और ज़बान की कहानी ट्रांसलेट हुई है फ़ारसी में, उस ट्रांसलेटेड कहानी को मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 पर्दे डाल दिए कि ये उर्दू कहानी ट्रांसलेशन है एक फ़ारसी कहानी की, जो फ़ारसी कहानी ट्रांसलेशन है एक और ज़बान की कहानी की जो मुझे मालूम नहीं है, कहीं से हुई है वो। तो इतने कॉन्शियस के, और फारूकी, शम्सुल रहमान फारूकी साहब उनके बहुत ही करीबी दोस्त जी। तो उनको भी वो नहीं बता रहे थे कि ये हमने कहानी लिखी है, देखिए पसंद आए तो छापिए, दोस्त हैं, तो उनको भी नहीं बता रहे। तो फारूकी साहब ने पढ़ी कहानी, तो कहते हैं हाँ अच्छी तो है कहानी, लेकिन इसका स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है कि ये किधर की, शायद इटालियन, लेकिन इटालियन का ये नहीं अंदाज है। उन्होंने एक आध गैस करने की कोशिश की कि लेकिन है अच्छी है, मैं इसको छापूंगा। तब इन्होंने बताया कि नहीं वो मेरी कहानी है, मैंने लिखा है इसको। तो इस तरह से उनकी वो पहली कहानी आई नुसरत। तो जब वो छपी 72-73 में पहली कहानी छपी, तो तभी उसकी बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया कि अरे बहुत अलग कहानी है, इसका प्रोज बहुत अलग है, इसका फिक्शन बहुत अलग है। लेकिन क्यों अलग है, क्या अलग है, उस पर भी बहुत बहसें होने लगी कि क्या है, क्या कहानी ये, इसमें है क्या। तो वही उन्होंने बरकरार रखा अपनी सब कहानियों में कि कहानी तो है एकदम कहानी, कोई नहीं कह सकता कि वीक है, बहुत ज़्यादा उसमें कहानीपन होता है ना एक चीज़, कहानीपन, तो वो तो बहुत है कहानीपन में, और मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, और बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं चाहता है। एक बार जब शुरू कीजिए आप उनकी कहानी नैयर मसूद की, तो बस उसको ख़त्म करना है आपको। लेकिन क्यों वो एक अलग यूनिवर्स, ये नहीं समझ में आता है। मतलब मैं जब भी वो पढ़ता हूँ तो एक अलग यूनिवर्स सा क्रिएट करने वाला, कि एक अलग दुनिया एक है जिसमें आप हैं। हाँ, तो वो मैजिक रियलिटी सब बातें आ जाती हैं, लेकिन वो ठीक से उसको समझ में नहीं आता है कि ये इसमें है क्या, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो सब बहुत साफ है, उनकी ज़बान भी बहुत साफ है, लेकिन है क्या मामला वो नहीं पूरी तरह से समझ में आता। तो वो भी वही उनका नेचर है कॉन्शियस वाला, कि कहानी है लेकिन एकदम साफ नहीं होना चाहिए। इतनी भी एब्सर्ड ना हो कि लोग कहने लगे ओ ये तो एब्सर्ड कैटेगरी में इसको रख दो। उसी कॉन्शियसनेस की वजह से उन्होंने कभी कोई लेबल नहीं पसंद किया कि आपकी कहानी हम आपको किस कैटेगरी में रखें, जॉनरा नहीं है कुछ, जॉनरा कौन सा रखें, इस पर लेबल कौन सा लगाएं। वो क्योंकि लेबल लग जाएगा तो वो नहीं पसंद है, क्योंकि एकदम मार्क्ड हो गया कि ये है। तो उसी तरह से जैसे आमतौर से कहा जाता है कि वो लखनऊ बहुत दिखाते हैं अपनी कहानी में, नैयर मसूद लखनऊ के ज़बरदस्त रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कहानी में। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है कि वो चीज़ ना आने पाए, कि हम लखनऊ के अलमबरदार ना बने। वो कभी इस तरह से बात नहीं करते थे कि अच्छा लखनऊ की तहजीब पर आपको कुछ मालूम करना है तो ठीक है मैं बताऊंगा आपको कि लखनऊ में ऐसे होता था, ये था वो था। ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लखनऊ की तहजीब और कल्चर के बारे में हम बात करें, ये बिल्कुल भी नहीं। वही उनकी कहानियों में भी है। बस एक कहानी जो ताऊ समन की मैना, उसमें थोड़ा सा उन्होंने सामने रख दिया लखनऊ को, लेकिन उसमें भी जैसे खुद उन्होंने कहा कि लखनऊ की पिक्चर नहीं बनती है, विजुअली बिल्कुल नहीं है लखनऊ, कि वो लोग काले खां वो क्या पहने हैं ये कभी दिखाएंगे नहीं जी। जितने लोग हैं उनका डिस्क्रिप्शन, उनके जो
जो फीलिंग्स हैं लोगों की, जो मिजाज है लोगों का, उसको वो दिखाएंगे, लेकिन विजुअली कभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि उसके कपड़े ऐसे हैं, गरारा पहने हुए है या गोल गले का कुर्ता है या टोपी है, ये सब कभी नहीं, जिससे एक पिक्चर बनती है तो उस तरह से डिस्क्राइब नहीं करते। वो हमेशा जो मिजाज है, एक मिजाज है, और फिर वो एक रिलेटेबल इमोशन भी है कि अगर मैं ताउस चमन की मैना का वाला एक कोई डायलॉग सुनता हूँ वहाँ पे, एक है जब वो काले खां बात कर रहे होते हैं चिड़िया से, तो उनको एकदम से आता है ना कि उनको लगता है कि मैं वाजिद अली शाह की तरह बात कर रहा हूँ चिड़िया से, तो वो इमोशन आप अभी भी देख सकते हैं वो वाला कि वो इमोशन काफ़ी रिलेटेबल है, वो भले ही कपड़े और वो चीज़ें ना हो उस पर। हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपने शमशुर रहमान फारूकी साहब का जिक्र किया और उनके दोस्त, तो एक नैयर मसूद एक दोस्त भी थे, एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, उसमें बताया था कि आप भी हैं उसमें, कि एक घर पे बैठक लगती थी, एक अक्सर लोग आते थे, बैठते थे, बात करते थे, महफिल होती थी, तो अगर एक दोस्त के तौर पे नैयर मसूद। आजकल बहुत अजीब सा लगता है बताते हुए कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि लोग घर पर नहीं आ रहे हैं। हर रोज़ शाम को लोग आते थे, तो बस बैठे हुए 4-5 लोग हर शाम को, और चाय बन रही है, लोग बैठे हुए हैं, और लेकिन हमेशा एकदम अदबी गुफ्तगू होती थी, कभी पॉलिटिक्स और इधर उधर की बातें नहीं करते थे, वो हमेशा एकदम अदबी। और क्या ये बैठक वैसे ही होती थी जैसे उनकी वो कहानी बादनुमा में जिक्र है कि वो जैसे कि अक्सर लोग आते थे, बैठते थे, कि भले ही वो घर में कैसे कपड़े पहनते हो, लेकिन जब बैठक में आते थे वो अलग कपड़े पहन के आते थे और बात करते थे, और नहीं, उस तरीके की वो बिल्कुल भी नहीं। वो भी वही कॉन्शियसनेस की वजह से जी, कि अगर हम घर में ऐसे रहते हैं और यहाँ हम तैयार होके बैठेंगे तो ये कॉन्शियस एफर्ट है, और ये साफ आप देख सकते हैं। ओ, ये इतना प्रेस किया हुआ कुर्ता अंदर तो नहीं पहने थे, ये जब यहाँ ड्राइंग रूम में आए हैं तब इन्होंने पहना है जी। तो वो उनकी पर्सनालिटी से क्लैश होता है। तो बस जैसे घर में है, जैसे बैठे हुए हैं, कोई भी आया बस उसके साथ वैसी बात शुरू हो गई उनकी। और दोस्तों में भी है, किसी से बहुत बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन ये सब उर्दू दुनिया, हिंदी दुनिया, इन सब में ग्रुप्स बहुत होते हैं। आप इस ग्रुप में हैं, वो इस ग्रुप में है, इस ग्रुप का आदमी वहाँ नहीं जाता, ये सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कभी किसी ग्रुप में नहीं थे। उर्दू में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, शमसुल रहमान फारूकी, और एक, अब तो खैर दोनों बेचारे मरहूम हो गए, और दूसरा गोपी चंद नारंग। तो अगर आप गोपी चंद नारंग साहब के यहाँ जाते हैं तो आपकी एंट्री फारूकी साहब क्या नहीं हो सकती। अगर आप फारूकी साहब के क्लोज हैं तो वहाँ गोपी चंद नारंग क्या बिल्कुल नहीं जा सकते एकदम। तो इन्होंने कभी अपने आप को किसी ग्रुप में नहीं रखा, तो वो भी वही कि लेबल कभी नहीं लगने दिया किसी तरह का। तो इनके जितने भी जानने वाले हैं वो सब, काफी बड़ा ग्रुप था दोस्तों का, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप, और कभी किसी से आज तक ये नहीं हुआ कि अब उनसे हमारी बात नहीं है आजकल। अच्छा, ऐसा एक भी नहीं है। वहाँ विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में थे ना प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन, जिन्होंने उनकी सब कहानियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। जी जी। तो एकदम आखिरी दिनों में वहाँ हमारी उनसे मुलाकात होती थी, मेमन साहब से, मेडिसिन में। तो उन्होंने हमसे कहा कि तिमसाल मियाँ अच्छा, वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक, हर एक से उनकी लड़ाई, हर एक से। अच्छा। कह रहे तिमसाल मियाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा सिर्फ एक दोस्त है जिसके साथ मैं बात करता हूँ, वो आपके पापा हैं, बाकी मैं सबसे लड़ चुका हूँ। अच्छा। इंतज़ार हुसैन पाकिस्तान में है, यहीं से गए थे। इंतज़ार हुसैन की बहुत सी कहानियों का तर्जुमा किया मोहम्मद उमर मेमन साहब ने, वो बहुत क्लोज, लेकिन आखिर में ज़बरदस्त लड़ाई दोनों। मुझे सबसे कहना, मेरी सबसे लड़ाई हो चुकी है, किसी से बात नहीं होती है, सिर्फ एक वाहिद नैयर मसूद हैं जो अभी तक मेरे दोस्त हैं।
और वो रहे आखिर तक। और इनकी तरफ से, पापा की तरफ से, इनकी तरफ से कभी कोई भी ऐसा नहीं कि पहले क्लोज थे और अब बात ख़त्म हो गई है। तो ये सब एक तरह से हमारे लिए भी तरबियत की चीज़ें हैं कि कैसे आप अपना कैरेक्टर रखें, कैसे लोगों के साथ मिलें कि उस जगह पर ना पहुंचने पाए कि अब हम इनसे बात नहीं करते। तो टचवुड अभी तक हमारा कोई कहीं नहीं, यहाँ यूएस कहीं भी कि पहले तो बात होती थी लेकिन अब नहीं मिलते उनसे, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बहुत शुक्र की बात है। एक एज अ टीचर, एज अ दोस्त हो गए, एक दोस्त के तौर पे हो गए नैयर मसूद, एक टीचर के तौर पे कोई किस्से या कुछ ऐसे कुछ कहानी हो या कुछ आते हो कि वो पर्शियन के टीचर थे, प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी तो एज अ टीचर कैसे नैयर मसूद के उनके स्टूडेंट कोई जो कि अक्सर तो अब जो कि हम खुद भी पढ़ाते ही हैं, हम भी उसी लाइन में, तो कुछ चीज़ें उनसे हमने सीखी समझी। तो कभी स्टूडेंट को ये एहसास नहीं देते थे कि तुमको नहीं आता है और मुझको आता है। हालांकि ये तो सच्चाई ही है कि स्टूडेंट अगर आपके सामने है, कुछ पूछने आया है तो उसको नहीं मालूम है तभी तो आया है, लेकिन वो एहसास नहीं बिल्कुल देते थे कि मुझको आता है और तुमको नहीं आता है। यहाँ तक कि अगर कुछ बताते भी थे तो इस तरह से कि जैसे ये तो आपको मालूम है ना कि इस तरह से यूँ होता है, आपने देखा होगा वहाँ पर यूँ है, अरे आपने वो वाली किताब में ये पढ़ा होगा, है ना, उसी में तो है। इस तरह से मतलब उसको इंगेज करके अपनी बात कह रहे हैं कि उसको ये ना लगे कि वो ये समझा रहे हैं कि सुनो मैं सिखा रहा हूँ। ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था। चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हों, बाहर से जो भी रिसर्च स्कॉलर्स आते थे, उनको कभी ये नहीं कि आपका गैन ठीक नहीं है, आपका खे ठीक नहीं है और आप उर्दू में कैसे करेंगे, आपकी तो प्रोनंसिएशन गड़बड़ है और ये लखनऊ है, यहाँ की तहजीब ये होती है। और ये एटीट्यूड कभी बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ, और इनके सारी जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो भी उनसे पूछ कर गया, उनसे कुछ मालूम करने आया, वो हमेशा याद रखता है कि हाँ मैं गया था, आपके पापा से मिला था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेरी मदद की, मुझे बताया, सिखाया। कभी ये एटीट्यूड नहीं कि उनको नहीं आता। हाँ, उस एक चीज़ मैं और एक इंटरव्यू देख रहा था शमसुर रहमान फारूकी साहब का, उसमें वो बता रहे थे कि नैयर मसूद साहब अक्सर बात करते थे और कहीं उनके नज़र रहती थी कि कहीं पतंग उड़ रही हो या कुछ हो, तो एक लखनऊ वाला भी उनके अंदर था कहीं ना कहीं। तो अगर उस पर अगर थोड़ी बात करें कि वो पतंग के बहुत कनकौआ के बहुत शौकीन और चीज़ों में, लखनऊ वाला कैसे थे वो, एक लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में हमेशा रहे तो लखनऊ वाला ही थे। वो ट्रांसफर की नौकरी नहीं चाहिए थी, लखनऊ चाहिए था, तो बस घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं अच्छा लगता था। तो बचपन में पतंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं घर के सबसे ऊपर छत के ऊपर खड़े हुए धूप में, पतंग नहीं है उनके पास लेकिन वो हवा वाली पतंग उड़ा रहे हैं खड़े हुए धूप में, और वो पूरे पेंच लड़ा रहे हैं। कोई पतंग उड़ रही है, नहीं भी उड़ रही है, और वो पूरा यूं हो रहा है, फिर नीचे से लेकर गए, फिर खींचा, फिर गद्दा मारा, ये सब ना होने पर ये होता था। जब मिल जाती थी पतंग तब तो दीवाने ही हो जाएंगे। तो पतंग का बहुत शौक, पतंग बहुत उड़ाई, गुल्ली डंडा भी बहुत खेला उन्होंने। बल्कि बड़े होने के बाद भी उनको चाकुओं का बहुत शौक था, चाकू। तो हमेशा उनकी जेब में एक चाकू है, और हम लोग खेल रहे हैं बचपन में और गुल्ली चली गई, और जल्दी से पेड़ से एक डाल तोड़ी और चाकू निकाला करके बनाई, कहने गुल्ली तैयार है तुम्हारी। तो हाथ से काम करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैनुअल चीज़ें तो सब है उनके इंटरव्यूज़ में
कि प्लम्बरिंग का काम। हाँ, उनका एक टूल बॉक्स रखा रहता था एक नहीं, वो बहुत मम्मी बताएंगे मैं कितना कितना सामान था। हथौड़ियाँ, एक इतनी बड़ी हथौड़ी जो सुनारों के पास होती है, वो से लेके इतना बड़ा वाला हथौड़ा पूरा वो तक, पूरी सीरीज स्क्रू ड्राइवर्स इतने महीन वाले, वहां से लेके इतने बड़े बड़े एकदम फुल साइज स्क्रू ड्राइवर्स, रेंज, प्लास, सब चीज़ें। तो प्लम्बिंग का और ये मेसनरी, राजगीर, ये काम। उनके पास लूना थी, एक स्कूटी ऐसी, उसमें पंक्चर हो जाता था तो वो भी वो बनाते थे घर ही पर, उसका पूरा सब कुछ था। उस वक्त तो वो गिपल भी नहीं आते थे, अब तो बहुत आसान है। बारूद लगी हुई होती थी, हम आग जला लेते थे जी, पंचर जोड़ लेते, हम भी अपनी मोपेड में मोपेड जोड़ा करते थे। हाँ जी जी जी, तो हम भी साथ में बैठे जुड़वा रहे हैं पंचर। तो उसमें वो पहले गिपल तो थे नहीं, तो पहले रेगमाल से आपने थोड़ा सा घिसा उसको, सॉल्यूशन लगाया और एक और ट्यूब का टुकड़ा गोल काट के चिपका के और उसमें आग लगाई, उसके ऊपर रखते थे। फिर वो गिपल पल आ गए तो बहुत आसान हो गया। तो हम भी अभी तक तो अपनी बाइक में हम बनाते हैं पंचर, वहाँ बैठ के। वो एक आपका आया बचपन से उनके साथ में, वो सीख लिया हमने। अच्छा, उनका क्या मतलब शौक था ये देखना सीखना चीज़ें, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, वो एक वो देखा करते थे चीज़ें, शौक में था उनके कि नई नई चीज़ों को, हुनर को समझना देखना शौक था। और वो बहुत ख़ास चीज़ है कि बिल्कुल अपने आप को एक स्टेटस पर देखना, उस तरह से बात करना, उस तरह से लोगों को अप्रोच करना कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और इतने इनाम है, ये बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट, जितने इस तरह के काम हैं हाथ से करने वाले, से थोड़ा सा बुरा माना जाता है, हाथ से काम करने वाले जो भी हैं उनकी समाज में हम लोगों की वो हैसियत नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन उनको इसका बहुत शौक़ था। हमको लगता है कि वो भी वही कॉन्शियस चीज़ थी उनकी कि जो भी हाथ से काम कर रहा है उसकी इज्जत होना चाहिए। इसलिए आप उनकी कहानियों में देखिए तो हाथ से काम करने वाले बहुत लोग हैं। वक्फा में उनके कहानी में जो बाप है वो एक मिस्त्री है, किताबदार में एक आदमी वो जल्दसाजी करता है, किताबों की बाइंडिंग करता है, और यूं भी, और कोई पैसे वाला कैरेक्टर नहीं आता है। हाँ, मैं इसी चीज़ पे ही आना चाहूँगा। मतलब अगर हम उनकी कहानियों के ऊपर, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके स्टोरी के, वो काफ़ी ज़्यादा एक आम जिंदगी से लिए गए, चुने गए होते हैं। तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें, वो चाहे वो ताउस चमन की मैना के हों या किताबदार के हों, बादनुमाओं के, कितनी भी अलग अलग कहानी है, इत्रे काफूर है, तो जो एक अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर आप बात करें तो वो कहाँ से, क्या असल जिंदगी से हैं वो? हाँ, और क्या, असल जिंदगी के बाहर तो जा भी नहीं सकते हम लोग, मतलब तो फैंटेसी बन जाती है असल जिंदगी के बाहर। तो उसमें भी उनके जो थोड़े से निचले तबके के लोग हैं, थोड़े से गरीब लोग हैं जो मेहनत करके हाथ से चीज़ें बना के अपना पेट पालते हैं, वो उनको बहुत स्ट्राइक करता था ज़रूर, क्योंकि सब कहानियों में वो वाला समाज रहता है उनके पास कि जो एक तरह से, इसलिए उनकी कहानी का नाम ही है मिस्कीनों का अहाता है। तो मिस्कीन, तो जब ये मोहम्मद मेमन साहब इसका तर्जुमा कर रहे थे, ट्रांसलेट, तो कहते कि मिस्कीन का इंग्लिश में नहीं आ रहा है, मिस्कीन इंग्लिश में क्या है, वो पुअर नहीं है, और तो बहुत फिर उन्होंने डेस्टिट्यूट किया कहते, लेकिन उसमें भी वो मिस्कीन वाला जो है कि मिस्कीन पर आपको थोड़ा सा उसको देखकर थोड़ा सा तरस आता है क्या है, और दिल में आपके लगता है, खाली गरीब नहीं है वो। तो वो मिस्कीन एक बहुत ख़ास कैरेक्टर है, और ख़ास कैरेक्टर से ज़्यादा एक ख़ास एक ख़ास तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत
गुर्बत भी है और बिल्कुल उसकी कोई पहचान नहीं है। उस तरह का जो भी आदमी है, औरत है, समाज में जो है नहीं, बस हैं लेकिन आप उसको कभी देखते नहीं, उस नज़र से नहीं देखते, किसी नज़र से नहीं हाँ देखते। उसके किसी चीज़ में, समाज में कोई उसका कहीं पर उसकी कोई जगह नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो मेरे पापा ने पता नहीं क्यों उनके ऊपर बहुत फोकस किया है, तो सब कहानियों में वो वाले कैरेक्टर बहुत है। और एक कैरेक्टर में एक, जैसे आपने बताया ना कि उनके पहनावे पे नहीं जिक्र होता है अक्सर, हाँ। वो नहीं, लेकिन फिर भी डिटेल है उनके इमोशंस पे है, उनकी बातों के ऊपर, मिजाज के ऊपर। हाँ, जी, क्योंकि वो भी अगर हम ऑलरेडी एक गरीब है, एक मिस्कीन है, उसको अगर हम कपड़ों से डिस्क्राइब करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगे कि वो फटा हुआ कुर्ता पहने था, उसकी टोपी मैली चिक्कट थी, कई दिन का भूखा था, एकदम पीठ से लगा हुआ था। तो ये सब अच्छा नहीं लगता था उनको कि एक तरह से हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको। ना इसको ग्लोरीफाई करना अच्छा लगता था, ना पास को ग्लोरीफाई करना अच्छा लगता था उनको। तो इसको नॉस्टैल्जिया से बिल्कुल नहीं पसंद था। नॉस्टैल्जिया बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उनकी कहानियों में नॉस्टैल्जिया नहीं है, पूरा पास्ट है। हर कहानी उनकी पास्ट में है, आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन नॉस्टैल्जिया नहीं है। वो कभी ग्लोरीफाई नहीं करते पास्ट को कि गुजरा ज़माना क्या ज़माना था, ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। जी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि लोग कहते हैं कि एक इनकी डॉक्यूमेंट्री में ही था जिक्र कि उनको, नैयर मसूद साहब ने कहा कि उनकी जो कहानी है वो अक्सर उनको सपनों में दिखती है, ड्रीम्स में है। तो एक ये वाला जो एक है चीज़ कि वो क्या सपनों से देख के इंस्पिरेशन जो है उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन, वो सपने हैं। तो वो कहते थे तो वो सच होगा, हम नहीं कह सकते कि नहीं सपने नहीं देखते थे, ख्वाब नहीं देखते थे। ख्वाब में आता होगा ज़रूर, उनकी चीज़ें आती होंगी, बल्कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अच्छी नींद के लिए आप सीधे लेटिए, अगर करवट लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड पर करवट लीजिए, क्योंकि अगर बाईं तरफ करवट लेते हैं तो इधर दिल है तो उसके ऊपर जोर, तो आप बेचैन नींद सोते हैं। तो जब बेचैन नींद सोते हैं तो आपके ख्वाब भी थोड़े से डिस्टर्बिंग आते हैं। तो वो ख़ास तौर से लेफ्ट साइड से ही सोते थे कि थोड़ा बेचैन दिल रहे, तो ख्वाब थोड़े ऑकवर्ड ख्वाब आएंगे तो कहानी के लिए अच्छे। अच्छा, वो कहानी लिखने के बाद में आपकी जो मदर है उनको सुनाते, दिखाते, पढ़ाते थे? हाँ जी, हर कहानी सबसे पहले हाँ जी इन्होंने ही पढ़ी है। अच्छा। सबसे और बहुत सीरियसली अच्छा, उनका जो फीडबैक था तो वही बताएंगी उसके बारे में, क्यों देते थे इनको कहानी, और ये पढ़ के इनको क्या लगता था। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आपको वो कहानी भेजते थे, मतलब सुनाते थे, पढ़ने के लिए देते थे, तो आपके कुछ फीडबैक्स होते थे उनको लेकर के, तो वो कैसे क्या होते थे? हम थोड़ा बहुत तो बताते थे जी। हाँ, उसको फिर देखते भी थे कि हाँ ये सही है। अच्छा, वो वक्त से सुनते थे चीज़ों को। बेहतरीन। कभी मुझे किसी कहानी की बुराई भी की आपने? हाँ जी, हाँ, कोई पसंद नहीं आई हो आपको कहानी उनकी, तो आपने उस बारे में भी जिक्र किया है उनसे? इसमें मज़ा नहीं आया। कि मज़ा नहीं आया, तो उनका क्या उस पर रिस्पॉन्स रहता था? वो क्या हाँ, कहते थे ये नहीं आएगी समझ में। अच्छा। कुछ समझ में नहीं आएगी। स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल था उनका, भले ही वो स्टोरी टेलिंग एक तो हुई लिखने में, कि वो जो लिखने में जो उनका स्टाइल था वो एक पूरा माहौल बनाना, जैसे आपने बताया ना कि वो ग्लोरीफाई नहीं करते थे उस चीज़ को, और एक आम जिंदगी में स्टोरी टेलिंग होगी जो वो बताते हुए। तो अगर स्टोरी टेलिंग नैयर मसूद की हम बात करें तो वो कैसे अलग है भी या नहीं है, आम है, लेकिन इसमें क्या वो खासियत है स्टोरी? ये भी मम्मी बताएंगी। हाँ जी। मियाँ जब कहानियाँ सुनाते थे घर में, हम लोग को बच्चों को जमा करके, खासतौर से जब लाइट नहीं आ रही है तो सब जमा हो गए, वो कुछ ना कुछ कोई किस्सा सुनाते थे। हाँ, किस्सा सुनाते थे, वो कभी खत्म नहीं होता था। अच्छा।
सिलसिला चलता रहता था कई दिन। फिर बच्चे आगे बैठते थे कि अम्मू आपने कहानी सुनाई थी, फिर उसके आगे क्या हुआ, अब बहुत बताइए। तो फिर वो वहीं से छोड़ते थे। और वो इसी तरीके की कहानी होती थी इनकी नैयर साहब की, जो ये लिखी होती थी, या कुछ और कहानियाँ होती थी जो सुनाते थे बच्चों को, जो आप बता रहे ना तिमसाल जैसे कि? वो बच्चों के हिसाब से, वो अलग अलग कहानी। बच्चों के हिसाब से। अच्छा। हाँ थे तो उन्होंने जो है OTT पहले ही देख लिया था, इसलिए रोज सीरीज आती थी। एक वो माहौल बना के सुनाने वाली जो बात है वो थी उनमें, कि वो पूरा एक सुनाने में, स्टोरी टेलिंग में भी बहुत बहुत अच्छा अंदाज था सुनाने का। तो बहुत नर्म बोलने का अंदाज, बहुत नर्म। और उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी अर्जुमन बानो, वो तो बहुत अमेजिंग स्टोरी टेलर थी। और इतनी हम लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं उनसे, बहुत ज़्यादा किस्से सुनाना, कहानी सुनाना, वो बल्कि ये सब हमारे दादा से आ रहा था। अच्छा। वो भी स्टोरी टेलर और रिसाइटेशन बहुत ज़बरदस्त करते थे, बड़े बड़े शायरों के उसी अंदाज में अच्छा सुनाना उनके कलाम को। और इंदर सभा के कई लंबे लंबे हिस्से वो ऐसी ज़बानी, रामचरितमानस के जिस तरह से वो पढ़ाया जाता है, रामचरितमानस उसी की धुन में वो, और कुछ वो, क्योंकि वो न्योतनी में रहे कम से कम 10-12 साल, तो उनको भी वो जो अवधी वो लहजा उनको आता था, हमारे दादा को थोड़ा सा बोल लेते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे इन बच्चों में किसी ने उसको आगे कैरी नहीं किया, अवधी को। हाँ, लेकिन हमारे दादा को एक्सपोजर था अवधी का, तो उनके पास भी वो स्टोरी टेलिंग और रिसाइटेशन, परफॉर्मेंस का था शौक। लैंग्वेज स्टाइल जो एक कहा जाए कि अगर आपने बोला ना अवधी में थे, जैसे नैयर साहब खुद एक पर्शियन के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे LU में, और फिर उसके अलावा यहाँ पे उनकी जो कहानियाँ भी जो हैं उसमें भी एक अलग ज़बान थी, या अगर डायलॉग भी कहा जाए तो वो बहुत ही एक आला दर्जे के। वैसे तो अगर एक लैंग्वेज स्टाइल नैयर मसूद की अगर आपको थोड़ा सा अगर आप उस पर एनालिसिस करके बताएं कि कैसे वो क्या एक अलग थी। सबसे ज़्यादा मेहनत तो उन्होंने ज़बान पर की है। तो उनके जो रजिस्टर्स हैं जिसमें वो कहानी लिखते थे, आप वो रजिस्टर अगर देखिए तो कितना रीराइट करते थे, इतना रीराइट कि वो रजिस्टर देख के हम समझ ही नहीं सकते कि ये इसको फेयर कैसे करेंगे हम। इतना उसमें लाल रंग का पेन, हरे रंग का पेन, काले रंग का पेन, इतना रीराइट। तो उस ज़बान के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। उस पर उनका ये था कि जो प्रोज है, नस्र एक नस्र है और नज़्म वो एक नज़्म है, और दोनों स्कूल एकदम अलग होना चाहिए। और उर्दू में शुरू से ये रहा कि अच्छी नस्र वो मानी जाएगी जिसमें नज़्म का आहंग हो, वो वाला फ्लो हो। तो वो उनका कहना था कि लेकिन तो फिर नस्र कहाँ है? अगर हम अपनी प्रोज को बहुत ही पोइटिक एलिमेंट्स के साथ खूबसूरत फ्लो दे रहे हैं, तो वो प्रोज होना चाहिए, सॉलिड प्रोज, प्योर नस्र होना चाहिए, खालिस। तो उसके लिए बहुत, इसलिए वो इजाफत बहुत 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 कम, दीवाने गालिब जैसे ये इजाफत हो गई, तो इजाफत बिल्कुल नहीं इस्तेमाल, क्योंकि इजाफत ख़ास शायरी की चीज़ है। शायरी में आपको बात कहना है कम से कम लफ्ज़ों में, इतना सा एक मिसरा है, 5-6 वर्ड है, तो इजाफत जैसे के और का की जगह आप इजाफत गालिब का दीवान और दीवाने गालिब, तो ये का हट गया तो अब वो क्रिस्प हो गया। लेकिन ये शायरी की चीज़ है, नज़्म की चीज़ है, पोइट्री की, तो वो स्कोर नहीं लाएंगे अपने प्रोज में। इजाफत बहुत बहुत कम, रेयर। और जैसे वो खुद ही इस पर उन्होंने बहुत कहा भी, बताया भी कि मेटाफर बिल्कुल नहीं लाते,
बिल्कुल भी नहीं। सिमिली कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन मेटाफर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो शायरी की चीज़ है। क्योंकि शायरी में आप सबको मालूम ही है कि जो शेर है, उस शेर में जो लफ्ज़ हैं उसके माने अगर हम देखेंगे तो कुछ शेर समझ में नहीं आएगा। उनके साथ एक और दुनिया खोल रहा है वो एक आईना ऐसा है, उसमें आप दूसरी दुनिया का रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो वो मेटाफर पूरा आ गया मामला, तो वो भी शायरी की चीज़ हो गई। तो उनकी कहानियों में मेटाफर नहीं आता है, जो बात है वो एकदम साफ है सामने, उन्हीं लफ्ज़ों में बात है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और वो जो फ़्लो है, फ़्लो भी शायरी की चीज़ है कि बह रहा है बिल्कुल, तो वो फ़्लो भी नहीं रखना था उनको। तो उस फ़्लो को तोड़ने के लिए कई बार वो ये तक किया कि एक पैसेज को इंग्लिश में लिखा और उस इंग्लिश को उर्दू में तर्जुमा किया, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश हम लोगों की ज़बान नहीं है। तो उनको मालूम है कि जब हम इस थॉट को इंग्लिश में लिखेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा, थोड़ा सा दूर होगा। तो अब उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते थे, तो उसका जो ऑकवर्डनेस है वो आ जाती थी उर्दू में। फारसी में लिख देते थे कुछ जुमले, कुछ डायलॉग्स, जैसे आप कह रहे हैं ना उनके डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी। तो टेक्निकली वो ख़राब डायलॉग्स हैं, जो स्टैंडर्ड है राइटिंग का, खासतौर से उर्दू दुनिया की राइटिंग का, उसके लिहाज से उनकी प्रोज अच्छी प्रोज नहीं है, क्योंकि उसमें वो सा फ्लो नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड वो है कि वो शायरी वाला फ्लो होना चाहिए। तो ये भी बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि कैसे हम उस फ्लो को तोड़ के एक दूसरी तरह का फ्लो क्रिएट करें। वो ड्राफ्टिंग काफ़ी करते थे कि पहला बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लिख रहे हैं, फारसी में लिख रहे हैं, उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, इस तरह से चीज़ें करते थे कि वो फ्लो जो है वो उसको तोड़ना है हमें। लेकिन उसके साथ भी कि अभी एकदम ऑकवर्ड ना हो, तो उसमें एक फ्लो भी लाना है। तो वो बातें उसके ऊपर बहुत मुश्किल है करना, क्यों क्या करते थे कैसे। तो आप बस अगर उनके रजिस्टर देखें कि ये क्या रहे हैं, इतनी मेहनत और इतना रिवाइज करते थे, रीराइट और अपनी चीज़ों को खुद बहुत पढ़ते थे। कई बार उसको पढ़ते थे, जब छप के आता था तो फिर पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा अपनी तहरीर को बहुत पढ़ते थे, इसलिए बहुत स्लो राइटर थे कि एकदम महीनों में जाके एक कहानी कंप्लीट हो रही है, कई दिन एक पेज हुआ। लिखते वक्त एक अलग कैफियत में रहते थे क्या, कि अगर वो हर वक्त एक उसमें है, दिमाग में वो चीज़ की चल रही है, वैसा वाला एक था जो? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं था, उसको भी वो तोड़ते थे। जैसे कहानी लिख रहे हैं, तो बहुत आम होता है ना, कहानी कुछ आप लिख रहे हैं, लिखते लगता है कि हाँ अब आ रहा है, और फ्लो में चल रहा है पेन। तो जैसे उनका फ्लो में आया वो रख देते थे कि नहीं अभी नहीं लिखेंगे, ये तो फ्लो में आ रहा है। तो उस फ्लो को तोड़ने के लिए कि नहीं वो फ्लो नहीं चाहिए हमें, तो वो जो कैफियत की बात कर रहे हैं, कुछ इंट्यूशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, उतर रहा है, जो राइटिंग के दुनिया में बहुत ज़्यादा कहा जाती थी कि अभी कोई ना कुछ बोलो, वो कमरे में अकेले हैं, वो लिख रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करो। ये सब बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल नहीं चाहिए था उनको कि हमारा माहौल हमें चाहिए सुकून से वहाँ हम बैठ के लिखें, ये बिल्कुल भी नहीं। वो भी उसी जो मुरव्वज जो स्टैंडर्ड प्रोज का एक अंदाज है, उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हम सबको चाहिए कि जब हम लिख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो, बस 2 घंटे दे दो हमें, ये थोड़ा सा लिखना है, बस 2 घंटे दे दो। माहौल बन रहा है, माहौल अभी माहौल बन रहा है, अभी कुछ ना बोलना, फोन साइलेंट करके बैठ गए। वो तो इसके बिल्कुल अपोजिट थे। हाँ। अच्छा, हमने आप अगर YouTube पे देखेंगे तो नैयर मसूद की काफ़ी वीडियोस हैं, और जब भी उनकी कहानियों का जिक्र किया जाता है तो उनके एक चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती थी अपनी कहानियों को लेकर के। तो वो
पसंद करते थे अपनी बहुत- कहानियों को बहुत- पहले तो बहुत ज़्यादा। अपनी कहानियों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके ऊपर, और वो और उनकी खुद देख सकते थे जी। कि हाँ मैं कामयाब हूँ अपनी मेहनत अच्छा। में। उनकी पसंदीदा कहानी कोई जो उनको बहुत, मतलब उम्मीद यकीनन सारी ही होती कहा कि बचपन में हकीम साहब के यहाँ वहीं जाके दिखा लो। कहते अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, पहचाने का भी नहीं मुझे, और मुझे तो रास्ता भी नहीं ठीक से याद कि किधर से होकर। कहती तुम जाओ तो वो इलाका धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तुम्हें रास्ता क्या है। खैर ये वहाँ चले जाते थे उस घर में, तो कहते हाँ वैसे ही सा है, पुराना सा घर, लोग बैठे हुए हैं, औरतें हैं। हकीम साहब बहुत बूढ़े हो गए वहाँ, तो वो हकीम साहब को बताते भी नहीं है कि मुझे दवा चाहिए, वो थोड़ी देर वहाँ बैठ के वापस आ जाते हैं। बस ये कहानी, लेकिन इतनी अमेजिंग कहानी है ये, तो उस पर लोगों ने बहुत उनको खत वत लिखे कि ये कौन सी कहानी है भाई, इसमें है क्या, इसमें हो क्या रहा है, ये लड़का क्यों गया था, असल काम था जाके हकीम साहब को दिखाना, वो भी नहीं दिखाता है, वो इलाज भी नहीं करवाता है, और उसकी माँ ने भेजा था तो वापस आके कम से कम माँ को बताए कि मैं वहाँ गया था, ये था वो था वो था, कुछ तो हो कहानी में, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्या लिखा है आपने, ये क्या कहानी है ये। लेकिन वो बहुत पसंद की गई कहानी, हमारी तो फेवरेट कहानी है ये, कि वो बस गया उस घर में, लोगों से मिला, जी हाँ ठीक है ये, तो वहाँ एक बहुत बुढ़ी सी औरत है, कहती है हाँ बेटा आते रहा करो, बस ये थोड़ी सी बात हुई, घर में नहीं, बस वहाँ से वापस आ गए, ठीक है खुदा हाफिज़, कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन अमेजिंग कहानी है ये। एक और कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, ताउस चमन की मैना, और हम कैसर बाग में बैठे भी हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ी, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस बारे में बात करते हैं अगर वो होता, तो अगर उसके बारे में हम बात करें, ताउस चमन की मैना। तो ताउस चमन की मैना लोगों ने बहुत कहा, उनसे जो उनके क्लोज सर्कल थे, कि एक थोड़ी सी अपनी जो कहानियाँ आप लिख रहे हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग एक कहानी लिखिए जो समझ में आए ज़्यादा आसानी से। अब चूँकि उनके वाजिद अली शाह बहुत ख़ास और उनका कैरेक्टर था उनके लिए, तो उसी पर ये की कहानी ये बनाई। सच्ची कहानी के साथ ये है सच्ची कहानी, हाँ, कि मीर अनीस जो है, मीर अनीस के सबसे छोटे भाई मीर मोनिस, उनकी एक मसनवी घर में ही उनको मिली, अच्छा। जो हमारे दादा ने कलेक्ट किया होगा। तो वो मसनवी है एक रॉयल केज के बारे में, कि वहाँ एक शाही पिंजरा तैयार किया जा रहा है, उसमें इतनी मैनाएं आएंगी और ये होगा वो होगा, उसमें उसका जिक्र है। तो वहाँ से इनको ये आइडिया आया। तो वो कहानी, उसमें वाजिद अली शाह हैं लेकिन बिल्कुल सामने नहीं। वाजिद अली शाह को भी वो ऐसे दिखाते हैं कि आपको उनसे मोहब्बत होगी, आपको वो अपना लगेगा वाजिद अली शाह, उसके वो ग्रैंडर बिल्कुल उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं करते कि शेर की आवाज आती है तो अवध का आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह, ये था वो था, अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा किया, ये तो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं आता है। लेकिन आपको उस वाजिद अली शाह से एक हमदर्दी हो जाएगी। आखिर में तो उस कहानी में भी अंग्रेज़ आ जाते हैं और ख़त्म हो जाती है अवध की सल्तनत, तो उन सब चीज़ों का बहुत असर होता है दिल पर। लेकिन वो नहीं कभी कहानी में बता रहे कि हाय हमारा लखनऊ, हमारा अवध ख़त्म हो गया, बादशाह चला गया, ये चीज़ कभी नहीं। और उसमें भी जो मेन कैरेक्टर है काले खां जी, तो वो काले खां भी एक बहुत ही मुफलिस गरीब
और वही मिस्कीन आदमी है जिसकी बीवी मर गई है, एक छोटी सी लड़की है, उसको वो बहुत प्यार करता है लेकिन इतना गरीब है तो उसके ठीक से नहीं परवरिश कर सकता। तो उसके और वो काले खां भी तो एक थे ना यहाँ पर कुछ, यहाँ अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं, शेड क्या कहते हैं, शीदी ना, जो अफ्रीकन ओरिजिन, हबशी जो, हाँ लेकिन शीदी है ना, शीदी है आसिम भाई? हाँ 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 हबशी है। हाँ। लेकिन अरे मुहर्रम में आपने जरूर बचपन में देखा होगा, और बिल्कुल वैसे ही घुंघरैले बाल और बिल्कुल अफ्रीकन हाँ हबशी तो है लेकिन उनका एक शीदी, अरे उसको याद नहीं यार, नहीं हबशी तो थोड़ा सा बुरा लफ्ज हो जाता है, शीदी। करते क्या है? काम क्या उनका रोल क्या? शियों में एक अच्छी तादाद थी शीदियों की, मुहर्रम में वो अक्सर दिखाई देते थे शीदी। बल्कि वो रॉकेट लॉन्ड्री वालों क्या की जो मजलिस होती थी तो उसमें औरतें आती थी ना, खाकान मंजिल में, नहीं, तो उनकी एक पूरी हबशने कहलाती थी वो, शीदी हैं हबशने, हाँ हबशी और हबशने जी, हाँ हबशी मेल और हबशन फीमेल जी। तो वो जो काले खां है वो असल में वो है शीदी है, वो अफ्रीकन ओरिजिन वाला डायलॉग काले खां की काले, हाँ तो वो भी, तो वो इन सब चीज़ों को बरतते थे कहानियों में, लेकिन एकदम आपके नॉट ऑन योर फेस कि कॉम्प्लेक्शन वाली बात हो गई कि काला बुरा है और गोरा अच्छा है, हाथ से काम करने वाले बुरे हैं, पैसे वाले गरीब, ये सब चीज़ें हैं उनकी कहानियों में, लेकिन वो बहुत सटल अंदर रहता है, तो एकदम नॉट ऑन योर फेस। तो उनकी हर कहानी में उनके वो मकसद भी है, लेकिन वो एकदम वही सामने नहीं है, लेकिन हर कहानी में मकसद है कि कहानी किसी खास बात को सोचकर लिखी गई। आजकल जैसे राइटिंग में कहते हैं काफ़ी सटल मैसेज देने वाला, बहुत ज़्यादा सटल, तो वो उनका एक, उस पर बहुत मेहनत करते थे अपने मकसद को थोड़ा सा सटल करने के लिए, थोड़ा सा क्या बहुत जी। बहुत सारे रीडर्स हैं जो कि अक्सर ये बोलते हैं कि थोड़ा एक डार्क उनको लगती है नैयर मसूद की कहानी या पढ़ने में, या एक अलग वो लेके जाते हैं। डार्क बहुत है, बहुत डार्क है, हाँ। बल्कि उस दिन वो सरोवर ज़ैदी कहीं थी कि मैं तो पढ़ती ही नहीं, उनको अकेले मैं नहीं पढ़ती, हमेशा अपने ग्रुप में 3-4 लोग जमा करके कि चलो भाई नैयर मसूद की कहानी पढ़ी जाए। हालांकि कोई हॉरर नहीं है उसमें, सरियल स्टाइल कुछ कह सकते हैं उसको, या आप उसको किस नज़र से देखते हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को? अगर तो वो तो उनका बहुत बड़ा क्राफ्ट है, तो उसको आप किसी जॉनरा में कुछ लेबल नहीं लगा सकते, तो इसलिए उसको कहना कि वो हॉरर नहीं है, मिस्ट्री नहीं है, फैंटेसी नहीं है, तो फिक्शन का बहुत ज़बरदस्त वाला फिक्शन है। वो आपके इमोशन के साथ में ऐसे कनेक्ट हो जाता है कि वो आप पर्सनल उसको देख के वो काफ़ी घबराहट सा, वो एक इमोशन जो आपके अंदर से निकलता है, वो एक शायद वो एक लोगों को जो डरने वो वही ख़ास बात है, वो कभी बाहर से नहीं दिखा रहे चीज़ों को, जो भी कहानी है, माहौल है, लोग हैं, वो उनके साथ ही आपको कहानी देते हैं, वो बाहर से नहीं सुना रहे। वो ऐसे उस पर बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कभी बात नहीं करते थे अपनी कहानी पर। जैसे लोग आए कि आपने ये जो कहानी लिखी है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहानी क्या है, इसमें आपका क्या, कैसे लिखी है, क्या इंस्पिरेशन है, क्या सोच के लिखी, तो वो कभी उसके बारे में बात नहीं करते थे अपनी कहानी के। हम लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन वो कभी नहीं बात करते थे, कहने मैंने कहानी लिखी आपके पढ़ने के लिए, और जो मुझको कहना था वो मैंने कहा है इसमें,
बात खत्म हो गई। अब आप कहानी में पढ़िए। अब इससे अगर कहें इसके बाहर भी आपको अगर सुनना है तो इसका मतलब कहानी में कमी है कि ये तो कहानी पढ़ी, हाँ अब बताइए आपने कहानी में क्या लिखा। अरे ये क्या बात है। तो उनको कहो ये कहानी है, बस इसको यहीं तक है। बहस करते थे। हाँ लोग, हाँ लोग बहस हाँ, वो एकदम करिए थे शमसुल रहमान फारूकी साहब, वो बहुत ज्यादा अच्छा क्या लिखा है ये। तुम्हारे साहब कैरेक्टर बहुत पाजी होते हैं, जितने कहानी वाले हैं सब मार देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, अपने बीवी को छोड़ के चले थोड़ा जाते हैं। अब्रप्ट सा हो हाँ गया ये क्या भी था जिंदा और एकदम से मर गया। ये क्या तुम्हारा है, हर कैरेक्टर किसी भी वक्त कुछ भी मर जाता है, वो ये कौन सी बात है। तो उस पर खालिद जावेद साहब ने कहा कि हमारी असली जिंदगी ऐसी ही है, किसी को किसी की मौत का नहीं गया, किसी भी वक्त कोई भी मर सकता है। तो वैसी कहानी में भी कैरेक्टर है और दूसरे दिन वो मर गया। हाँ तो ऐसे तो होता है। ताउस चमन की मैना में भी वो दरोगा की बात करते फिर एकदम एक लाइन में आता है कि उनको भी मार दिया वो गया। गए, हाँ खत्म हो गया, वो बस बहुत थोड़ा सा खत्म हो गया, बस वो खत्म हो गया। तो इस तरह से एब्रप्ट बहुत है, तो असली ज़िंदगी में ऐसे होता है। और ज़बान की जो बात है उसमें एक बात ये भी कि उनको इसका बहुत एहसास था कि अवध में और हमारी जो अवधी ख़ास तौर से और जो कस्बों की देहातों की वहाँ की जो ज़बान थी उसको हम लोगों ने बिल्कुल कैरी नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया। और ये एक उर्दू पॉलिश और एलीट की ज़बान, साफ सुथरी, ग्रामेटिकली करेक्ट है बिल्कुल, हाँ टकसाली ज़बान, ये अच्छी ज़बान है। और बाकी वो तो गांव की और देहाती ज़बान है। तो वो उस पर उनका बहुत एहसास था इस बात का कि उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, बहुत हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि उर्दू एक कॉलोनियल ज़बान है, एकदम अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक तरह से ज़बान है। और उसमें जो जहाँ के एकदम लोकल एलिमेंट्स थे वो सब मिस हो गए उसमें से। अभी कुछ दिन पहले हम कुछ लिख रहे थे, उसमें एक ट्रांसलेशन था। तो उसमें एक जगह है कि वो देहात में जो जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, तो उनको उनके मुंह पर एक जाली लगा देते हैं ना कि वो कुछ चरे ना इधर उधर। तो उस जाली को क्या कहते हैं? तब उर्दू में नहीं हो सकता उसके लिए लफ्ज़, क्योंकि उर्दू तो शहर की ज़बान है, एलीट की ज़बान है, पैसे वाला थोड़ी जानवर की जाली बांधेगा। अब वो क्या है? अब हम डिक्शनरीज देख रहे हैं इधर उधर, ध्यान कहीं नहीं मिल रहा है कि वो जाली क्या है। पहले हमने सोचा है कि छींका, नहीं छींका तो लटकाया जाता है जिसमें खाना रखते हैं, ये क्या है ये क्या है। फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो अवधी स्पीकर है और उनसे ज़्यादा उनकी बीवी वो एकदम गांव की और एकदम बहुत अच्छी अवधी बोलने वाली है। तो हमने कहा कि उनसे पूछिए यार। तो उन्होंने बताया कि उसको कहते हैं जाबा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उसके एक मुहावरा सा भी है, जैसे कोई आपसे नाराज़ है, मुंह फुलाए हुए बैठा है, तो हम लोग गांव में कहते हैं का मुंह पर जाबा बांधे हो का, मुंह पर वो जाली बंधी हुई है, मुंह पर जाबा बांधे हो का। तो यही जैसे कि लफ्ज़ हो गया। हाँ। तो ये नहीं है उर्दू में। तो इसका उनको एक तरह का बहुत अफसोस होता था कि हमने बहुत कुछ जो हमारा है, असल हमारा है, वे हम फारसी से लफ्ज़ ले रहे हैं, अरबी से ले रहे हैं। ठीक है आप लीजिए दूसरी ज़बानों से, लेकिन हमारा अपना इतना रिच वोकैबुलरी है, उसको क्यों छोड़ दिया हम लोगों ने? और बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। बल्कि अगर कोई इस्तेमाल करता है, बोलता है, तो उसको कंडम किया जाता है। अरे क्या देहाती वाली ज़बान बोल रहे हो, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। अगर अवधी में देहाती ज़बान बोल रहे हैं तो वो मतलब बहुत बुरा लगता है। वो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि प्रेस करके कपड़े पहन के बैठते हैं, वो वाली चीज़ें काफ़ी बनी सवरी ज़बान। हाँ, वो एकदम पॉलिश बनी सवरी ज़बान है, बहुत हद तक वो थोड़ी।
फेक सी। अच्छा, हम अब आखिरी सवाल पे अगर आते हैं कि नैयर मसूद एक जो वक्त उनका गुजर, हमारा वक्त भी हमें लग रहा है इन्हीं लोगों से कुछ हाँ ये जी, लोग भी बता ये सकते तो हैं हाँ जिन्होंने जी, कहानियां पढ़ी जी हैं जी जी अपने कुछ। हाँ, अगर आप में से किसी के पास कुछ सवाल है या कुछ भी है शेयर करने का तो ज़रूर आप नहीं, सवाल से ज्यादा हाँ। आप लोग खुद कुछ एक्सपीरियंस आपका पढ़ते हुए हाँ। आपने पढ़ी है नैयर मसूद की किताबें, कोई अगर कुछ बोलना चाहे। नहीं, एक एक से ऐसे ही पूछ लेते हैं कि किसने पढ़ी। उम्मीद है कि इसके बाद में शायद पढ़े। हाँ। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यूट्यूब पे देखा इंटरव्यूज़ में, तो एक उनकी दो पर्सनालिटी उनके दोस्तों के बीच में थी कि एक वो जब बीमार मतलब सही थे तब में थी, और एक वो बीमार हो गए, थोड़ा ज़ईफ़ हो गए, तो उसके बाद एक उनका एक पर्सनालिटी हो गई जो आखिरी वक्त में जो थे वो। तो अगर उसके बारे में आप बोले कि थोड़े वो एक्टिव पहले रहते थे, ज़्यादा जाते थे, चलते थे, बात करते थे, वो थोड़ा क्या पर्सनालिटी में तो उम्र की वजह से कमज़ोरी, फिर पैरालिसिस का हो गया, तो उतने अलर्ट नहीं थे। वहाँ पर भी वही इतने कॉन्शियस थे कि उनको मालूम था कि अब हम जैसे पहले चीज़ें याद रहती थी अब नहीं याद रहती हैं। बुढ़ापे में सबके साथ ये हो जाता है कि अरे वही जो आए थे उनका क्या नाम है, अब घंटों उसी पर हो रहा है, वो बता रहे हैं कौन, रजी साहब। अरे नहीं, रजी नहीं भाई, रजी के क्यों तो तुम नाम ले रहे हो, वो जो थे वो, तो उनको मालूम है कि ये सब होता है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल लिखना भी बंद कर दिया। जब आखिरी कहानी उनकी धूल बन उन्होंने लिखी, बस उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। वो भी वही कॉन्शियस की वजह से कि ये ना हो कि बाद में लोग कहें कि अपने आप को दोहरा रहे हैं। ये भी बहुत कॉमन है राइटर्स के साथ। हाँ। वो बुढ़ापे में लिखना नहीं बंद करते, वो जो पहले लिखा है वही घूम घूम क्या वो लिख रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा। लेकिन उनके फिर वो एक है ना कि उनकी ऑब्जर्वेशन या दिमाग में कुछ ना कुछ आती होंगी, तो वो क्या जिक्र करते थे इन तरह के और कैरेक्टर्स की, फिक्शन की कुछ, कि कैसा कुछ चल रहा है वो ख्वाब में, स्टोरी टेलिंग या किसी में भी। वो पहले भी नहीं करते पहले थे, भी सब नहीं। हाँ, वो एटीट्यूड तो कभी नहीं रहता था कि मैं एक राइटर हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ कहानी का प्लॉट आ रहा है, ये करूँगा, वो सब बिल्कुल भी नहीं, वो अप्रोच बिल्कुल भी नहीं थी उनकी। तो बस वही बुढ़ापे में आखिरी उम्र में सब एकदम ख़त्म कर दिया था लिखना। पढ़ते तो रहते थे, आखिर तक पढ़ते रहे वो, लेकिन ये कि किसी फंक्शन में जा रहे हैं और 4 लोग पकड़ा के ले के जा रहे हैं, और ये सब बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने, कि नहीं अच्छा लगता है कि जब तक हम बोल सकते हैं ठीक से तब तक तो हम एक्टिव हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा जब वीक हो गए तो अब नहीं सामने आएंगे। तो वो भी वही कॉन्शियसनेस की वजह से। यकीनन। हाँ, कोई सवाल हमारे बीच में अगर कोई कुछ जिक्र करना चाहे? हाँ, मम्मी से आप लोग कुछ हाँ पूछ जी। सकते हैं, और उनकी बहू हैं उनसे कुछ पूछ सकते हैं। एक शीदी है ना, शीदी। हाँ, शीदी है सीधी। हाँ हाँ, शीदी वही। हाँ हाँ, तो चौक में जो है ना तहसीन की मस्जिद, वो शीदी ही है। तहसीन भी, अच्छा, हाँ, वो भी अफ्रीकन ओरिजिन। दयानुद्दौला की करबला, दयानुद्दौला इतने बड़े रईस थे वाजिद अली शाह के, वो भी शीदी थे। हाँ, कोई सवाल? अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, कि एक अक्सर मुझे सुनने में आया कि वो गुस्सैल थे, वो गुस्से में रहते थे ज़्यादा, वो गुस्सा करते थे ज़्यादा नैयर मसूद साहब या कुछ? हाँ जी, वो और लोगों से कुछ ऐसा, वो अलग एक अलग अपने कमरे में, या वो कुछ ऐसा सा उनका कि वो गुस्से में नहीं? जी, चाची, हम लोग ने तो उनका प्रेजेंस ही गुस्सा था। उस्तानी जी आई हैं तो आगे बस अम्मा के पापा के बाद अम्मू आ रहे, यानी एकदम जो घर का बिल्कुल कोना जहाँ पे ना कोई आवाज़ आए ना किसी की नजर पहुँचे, वहाँ जाके छुपते थे, और करीब 1.5-2 घंटे के बाद निकलते थे कि शायद अम्मू हम भूल गए। अच्छा, तो
एक हम लोगों को तो बहुत उनका डर था। अच्छा। कि बहुत आखिरी वक्त तक कि हमसे तो बहुत उनकी बात होती थी, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे। हाँ, म्यूजिक का बहुत, बांसुरी। अच्छा। बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी गाने के लिए, सुर बहुत अच्छा था। कोई उनका पसंदीदा गाना, कोई ऐसा कुछ जो अक्सर वो गुनगुनाते हो? याद न जाए वो बहुत पसंद। याद न जाए। हाँ, दिन जो पखेरू होते। अच्छा। हाँ, सिनेमा के भी शौकीन थे? बहुत ज़्यादा, फिल्मों के। हाँ, म्यूज़िक राग पर बहुत पसंद था, वो पूरी राग वाली दुनिया, म्यूज़िक, फिल्म। पढ़ना तो पसंद था ही, सब इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी सब पढ़ते ही थे। लेकिन कभी उन्होंने डांटा भी तुमको महवर? तो डरते क्यों थे? वहाँ तक कि वो उस सिचुएशन तक आते आते दिमाग सुन हो चुका होता था कि डांट पड़ रही है कि नहीं, कितना खौफ हो चुका होता था। नहीं तो खौफ क्यों था? हाँ। ये भी तो सवाल होना चाहिए। काहे क्यों होता नहीं कि आदमी वो बहुत मारते हैं मास्टर, तो वहाँ से भागो। आंखों में डर था, वैसे घूर देते थे। जाहिर है घर के सबसे बड़े हम लोग के लिए वही थे, और सीरियस रहते थे। और उस वक्त हम बहुत छोटे थे, तब थोड़ा सा बात करने में भी घबराहट होती थी। और जैसे हम लोग भी भागते हुए जाते थे, लाइन में भागते हुए जाएंगे तो वहाँ जाते थे कदम एकदम जैसे वो लेपर्ड चल के आते हैं ना, धीमे धीमे आवाज़ नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग की छड़ी है। तो ये सब चीज़ें थी हमेशा, जिसके लिए शायद डाटा कभी नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं उठाया, लेकिन हमको इनायत करने कभी डाटा। आप भी कहानी सुनते थे, जैसे उन्होंने बताया कि शाम में वो कहानी सुनाने वाले जैसे? जी, बहुत सी बातें होती थी, कहानियाँ भी सुनते थे। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर बहुत हमारी उनसे बातें की। अच्छा। हाँ, क्रिकेट का बहुत। हमको म्यूजिक का बहुत शौक था, पियानो बजाने का, तो हमसे उसके बारे में बहुत देर और बहुत डिटेल में, मतलब आप कोई भी टॉपिक उनसे आप डिस्कस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ऊपर की नॉलेज होगी, वो इन डेप्थ नॉलेज हर चीज़ की आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे। और बहुत मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक बार मुझे याद है, उन्होंने हमसे पूछा कि करबला के वाक़या से मुतालिक के ऐसा कैरेक्टर बताओ जो तुमको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो अहले बैत के ख़ानदान का नाम है। तो हम छोटे, हमने शायद जनाब हुल का नाम लिया, तो उसने कहा आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? कहने हमें सबसे ज़्यादा सुलझाना पसंद है। तो ऐसी अलग अलग के बिल्कुल जैसे स्टोरीज उनकी होती थी कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो उस तरह की बातें बहुत कुछ उनसे सुनने को, सीखने को मिली। हाँ, एक लखनऊ की एक बहुत बड़ी शख्सियत में से थे मसूद साहब, और उर्दू मतलब लखनऊ राइटिंग में से देखा जाए या फिक्शन राइटिंग में इंडिया में देखा जाए तो एक इंडिया के बाहर भी उनके काफ़ी पसंद करते थे लोग उनकी राइटिंग स्टाइल को, चाहे वो अमेरिका और पाकिस्तान हो या बाहर अलग कंट्रीज़ में भी उनके छपे बहुत ही ज़्यादा। और वक्त तो मेरे ख्याल से हो चुके हैं हमारा, हम लोग 1 घंटे से बात कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल है, कुछ कोई पूछना चाहेगा या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? या अक्सर देखिए यहाँ मौजूद लोगों में सबसे ज़्यादा मेरी उम्र है। हाँ जी। और नैयर भाई से मेरा जो लड़कपन का ताल्लुक था, हाँ, वो यानी शहनशाह मिर्जा और हम लोग बराबर के थे। अच्छा। अली शहनशाह जी। शाहनवाज कुरैशी साहब महफिलें जमा करती थी जी। अच्छा भाई, ये तो कहानी लिखने वाले थे, हमने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया था, बच्चों के रिसालों में छपने भी लगे थे। उस वक्त हमें शौक हुआ इब्न सफ़ी को पढ़ के कि साहब ज़िला जुगत पे काम किया जाए। अच्छा। एक दिन अनवार मुद्दों पर पकड़ लिया हमने। हमने कहा कि ज़िला जुगत क्या चीज़ है ये? मैंने कहा ज़िला जुगत पे हम कुछ जानना चाहते हैं। उनका ना उर्दू अभी आपने सीखी, फारसी खैर आपको आती ही नहीं है, आपने घर में तो कुछ पढ़ के दिया नहीं, उर्दू आपने सीखी नहीं, तो जरा मियाँ उर्दू तो सीख लें, तब फिर हम लोग बात करेंगे। खैर इसी तरह से हम लोगों की थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाती थी। लेकिन कि मैं ज़ाती ज़िंदगी में कहानियों से अलग हट करके हम लोगों की गुफ्तगू अलग तरह से होती थी, चूँकि अक्सर इरफान भाई के साथ मैं चला गया कभी या और लोगों के साथ चला गया, लेकिन कि ज़बान के जो नुक्ते थे इस पर हम बहसें अक्सर कर लिया करते थे, चूँकि हमारी दिलचस्पी ख़ास तौर पर ज़िला जुगत में थी। मसलन मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं और अगर आप वापस जाने लगें तो आप ये कहेंगे कि यहाँ के महफिल में लोगों से कि आप लोग हमारे एक आने के कर्जदार हैं। अच्छा।
एक जुमला है, ये जिला जुगत का है। यानी आप एक बार आए और जब हम आपके पास आएंगे तो वो कर्जा अदा होगा, जो है एक आने के कर्जदार है। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। हालांकि मीर के यहाँ भी बड़े जिला जुगत है, उनके अशार हैं, गालिब क्या भी है, दोनों आना टू कम, और उसका ये सरशार के ज़माने तक ये ज़बान थी। सरशार के ज़माने तक ये ज़बान थी। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, तो इसी सिलसिले में उस वक्त लड़कपन था, इतनी समझ भी नहीं थी। 70 से 80-85 तक, जब तक कि मैं लखनऊ में रहा बाकायदा, अच्छा, तो गाय मुलाकात हो जाती थी जी। कभी कभी शाहनवाज वगैरह के साथ हम चले भी गए, तो डांटी खाते थे, चूँकि बोलते सबसे ज़्यादा हम ही थे। अच्छा, खैर हमें नहीं आती थी उर्दू, तो इन तीनों को भी नहीं आती थी। अच्छा, शहनशाह मिर्जा को भी नहीं आती थी ना, अनीस को आती थी। अनीस तो उसको एमए भी नहीं किया था अनीस ने। हमारे साथ के हैं अनीस शाह। हाँ, हालांकि और बात है कि नैयर भाई के बाद लखनऊ में अनीसी ऐसे हैं जो हमारी इज्जत और आबरू रखे हुए हैं। जी, ख्वाब शराब देखिए। हाँ, कई नॉवेल्स उन्होंने लिखे, शानदार नॉवेल है। जी जी जी। तो जाती जिंदगी में इरफान भाई की वजह से उनसे कुछ कभी कभी संजीदा गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। मीर पर गुफ्तगू हुई, या जो अशार खुद इरफान साहब के थे उस पर गुफ्तगू होती थी। तो जाहिर साहब वो गुफ्तगू मेरी समझ से बाहर आता थी। मैं मौजूद रहता था, सिवाय इसके एक सिगरेट पीता रहूँ मुँह घुमा के। जब ज़्यादा पी लेता उनका मियाँ मुँह घुमा लीजिए, धुआं लगा था। इरफान सिद्दीकी साहब शायर थे, वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत करीबी, बहुत ज़बरदस्त शायर इरफान चचा है वो तो हम लोगों के। लेकिन सर से बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत आपने वक्त निकाला, इंतज़ाम किया, सब लोग आए, ये लोग, अच्छा लग रहा है बहुत। हमें भी बहुत ही खुशकिस्मती हमारे लिए कि आप नहीं, खुशकिस्मती नहीं, बहुत बात करी। और वो चीज़ें छूट जाएंगी। यकीनन 1 घंटे या 1.5 घंटे में इस टॉपिक पे बात करना और नए मसूद पे बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की थोड़ी सी कुछ गुफ्तगू की जा सके। हाँ, अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी आने के लिए। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपको, ये चलिए, ये एक छोटा सा दिल बना हुआ है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। और बाकी नीचे में